साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या दिया गया है। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से एक थे। आपने रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं। इसकी स्थापना 1924 में की थी 4 लोगों ने मिलकर, और उन 4 लोगों में एक व्यक्ति थे अशफाक उल्ला खां, एक दूसरे और व्यक्ति थे राजेंद्र लाहिड़ी, एक और व्यक्ति थे, और एक व्यक्ति और थे जो आपके ऑप्शन में है। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो 2 व्यक्तियों को मैंने बताया, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, और एक और व्यक्ति की बात करें तो रोशन सिंह, और जो आपके ऑप्शन में है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। इन चारों ने क्या किया, एक एसोसिएशन की स्थापना की जिसको हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। 1924 में इसकी स्थापना हुई, और इससे जुड़ने वाले सदस्यों का नाम बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में निम्न में से कौन सा सदस्य जुड़ा है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो है साथियों, नंबर 1 पर अगर देखें तो भगत सिंह। आप नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। नंबर 1 पर है भगत सिंह। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो एक बेहद इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं, वो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, सुखदेव हैं, चरण वोहरा हैं। ये क्रांतिकारी थे जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे, और इन्हीं लोगों ने क्या किया कि स्ट्राइक किया। इनमें से कुछ सदस्यों ने, यानी रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही सदस्य थे, जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था, जिसको अब काकोरी षड्यंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बताया जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक हैं, उन संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। तो ये वाला प्रश्न बिल्कुल आपको ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर अगला हम प्रश्न देखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और आपको इन प्रश्नों का श्रृंखला रोज मिलता रहेगा, इसलिए आप चैनल को तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उस वीडियो का पहुंच जो है वो आप तक बरकरार रह सके। देखिए एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर है, यानी जो भारत में उसका उद्गम नहीं है, वो नदी आपको बताना है। तो गोदावरी नदी, झेलम है, रावी है, घाघरा है। अगर आप थोड़ा सा अनुमान कर पा रहे हो, इन नदियों का उद्गम आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो सीधा सा आप हमें बता दीजिए एक बार कि ये जो गोदावरी नदी है, इसका उद्गम स्थल आखिर कहाँ है। अगर आप ध्यान दें तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो गोदावरी नदी है, ये महाराष्ट्र के नासिक से एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, वहां से ये गोदावरी नदी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। दूसरी नदी अगर हम देखें यहाँ पर, झेलम नदी। मैंने नदियों की एक आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो नदियों से रिलेटेड कोई प्रश्न आपको बचेगा नहीं। तो गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, और दूसरी एक झेलम नदी जो है, बेहद इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसका उद्गम स्थल आपको जानना बहुत जरूरी है। ये भी भारत के राज्य क्षेत्र में ही आता है, जम्मू कश्मीर के वेरीनाग के पास एक शेषनाग झील है। जम्मू कश्मीर में ही वेरीनाग है, वहाँ की एक शेषनाग झील से ही झेलम नदी जो है ये निकलती है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र से ही। और रावी नदी की अगर बात कर लें, रावी नदी एक बार बताइए कहाँ बहता है। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू है, कुल्लू मनाली आप लोग जानते होंगे। तो कुल्लू के पास ही एक रोहतांग दर्रा है, वहीं से इसका उद्गम स्थल है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में ही आता है। लेकिन अगर चौथी नदी हम घाघरा यहाँ पर देखें साथियों, ये जो घाघरा नदी है, देखिए इन प्रश्नों को आप एक ही प्रश्न से आपके 4 से 5 से 6 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अगर एग्जाम्स में किसी तरह घुमा के पूछेगा तो वो चीज़ें भी आप समझ पाएंगे। तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है दोस्तों, ये भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर है, यानी भारत में ये नहीं है। तो ये है कहाँ, ये मानसरोवर झील के पास। अब मानसरोवर झील कहाँ है, ये है तिब्बत में, तिब्बत के पठार में ये मानसरोवर झील है। उसी के पास एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है, जिसको हम मापचा चुंग ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा आप, मापचा चुंग ग्लेशियर है तिब्बत के पठार में, मानसरोवर झील के पास ही, वहीं से ये घाघरा नदी निकलती है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर समझ पाए होंगे कि ये जो घाघरा नदी है वो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर है। देखिए उसका उद्गम स्थल, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। अलीवर्दी खां
कौन थे ये? साथियों, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना था कौन? सिराजुद्दौला। और इससे सिराजुद्दौला से महत्वपूर्ण है, आपके कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने योग्य है कि इसी के शासनकाल में, इसका शासनकाल अगर हम लोग देखें तो इसका शासनकाल 1756 में ये नवाब बना था और इसका शासनकाल तब से चल रहा था। इसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक ब्लैक होल नाम की घटना आपने सुना होगा, ब्लैक होल। ये घटना भी सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। और प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही मोड़ वाला युद्ध था। प्लासी का युद्ध, हम लोग उस प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये 23 जून 1757 को इसी के शासनकाल में, सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। और इसलिए आपको सिराजुद्दौला वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। और ये अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना था। अगर अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें कि कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है, जो कश्मीर की घाटी है वो आखिर किन पर्वतों के बीच स्थित है? क्या पीर पंजाला और काराकोरम के बीच है, या फिर साथियों जो कश्मीर घाटी है वो घाटी स्थित है पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के। यानी इस तरह से अगर वहाँ पर अगर हम देखें, इस तरह से वहाँ पर घाटी है तो ये दो पर्वतों के बीच, एक पीर पंजाल है और दूसरा जो है वो है साथियों जास्कर पर्वत श्रेणी। इन दोनों के बीच स्थित है कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में। यानी इस तरफ जो है, इस तरफ साथियों ये कौन सी घाटी हो जाएगी, ये कौन सा पर्वत हो जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करें तो ये है पीर पंजाल, दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल। और अगर हम उत्तर पूरब की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? वो हो जाएगा आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। तो जब कश्मीर जो घाटी है वो दो पर्वतों के बीच है, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी। अगला अगर देखें कि भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस प्रकार से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपको पता है कि आप अगर 18 साल के हो गए हैं तो आप देश में चुनाव में आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का मतलब जब सांसदों का, एमपी का चुनाव होता है या फिर एमएलए का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान, ग्राम मुखिया का चुनाव होता है, तो उसमें अगर आप 18 साल की आयु प्राप्त कर लिए हैं तो आप सीधा सा उसमें मत देने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन पहले ये 21 वर्ष था, यानी आप 21 वर्ष के हो जाएंगे तब आपको समझा जाता था कि आप मत देने योग्य हैं। लेकिन इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यही पूछा जा रहा है कि ये किस माध्यम से किया गया? क्या इसमें राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था, या फिर संवैधानिक संशोधन किया गया, या फिर कार्यपालक के आदेश से, या संसदीय विधान द्वारा? तो साथियों, भारतवर्ष में मताधिकार की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 की गई। तो ये की गई संविधान को संशोधन करके, संविधान को संशोधित किया गया, तब जाकर यह एज जो है, डिफरेंस इसका जो है कम किया गया, 21 से 18 किया गया। और एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि कौन सा संशोधन था जिसके तहत ये किया गया। तो ये मेरे साथियों कौन सा संशोधन था? ये संशोधन था 61वां संशोधन। 61वें संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने ये संशोधन करवाया और 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। एक चीज़ और देखना है कि संविधान संशोधन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 368। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन में ये चीज़ की गई थी संवैधानिक संशोधन से, न कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से। एक और प्रश्न है कि कोंकण रेलवे किस राज्य से नहीं गुजरती? आपको अगर हम भारत के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उसको जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके नाम क्या हैं। अगर यहाँ पर हम देखें साथियों, कुछ इस प्रकार से आपको पता है कि भारत का तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ से लेके आपको पूरा ये तट है और इन तटों का नामकरण किया गया है। तो कोंकण, आपको पूछा गया कोंकण रेलवे किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसी माध्यम से अगर हम देख लें यहाँ पर थोड़ा सा साथियों, इन तटों में ये जो गुजरात का तट है इसको हम लोग काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। और यहाँ से अगर गुजरात से थोड़ा सा ऊपर हम लें और महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों को देखें तो इस तट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और नीचे जो केरल वाला तट है उसको हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग पूर्वी क्षेत्र में देखें तो ये जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का क्षेत्र है इसको हम लोग
कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, और उड़ीसा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो इसी में से आपको पूछा गया है कि कोंकण जो रेलवे एक तरह से जो बिछाई गई है रेलवे, वो कौन से राज्य से नहीं गुजरती। तो साथियों वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से जो है वो गुजरती है, यानी महाराष्ट्र, यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से गुजरती है, न कि केरल से। केरल का जो तट है ये मालाबार तट है, तो यहाँ पर केरल जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से नहीं गुजरती है। अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें, यहाँ पर प्रश्न, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसको है। यानी अगर राज्य में राज्य विधानसभा का विघटन करना है या उसे भंग करने की सिफारिश करनी है तो वो कौन करेगा। साथियों एक चीज़ थोड़ा सा देख लें, देखिए साथियों, अगर राज्य सरकार की बर्खास्तगी करनी है और राज्य विधानसभा का निलंबन करना है तो इसकी सिफारिश करते हैं राज्यपाल। ये राज्यपाल करेंगे राष्ट्रपति से कि इस राज्य में जो विधान तंत्र है वो असफल है, तो इसका बर्खास्तगी कर दें या विधानसभा को निलंबित कर दें। लेकिन साथियों अगर भंग करने का जो है सिफारिश करने की बात आए, भंग तो राज्यपाल करेंगे, लेकिन भंग करने की सिफारिश कौन करेगा, तो वो राज्य का मुखिया यानी मुख्य मंत्री करेंगे, न कि राज्यपाल करेंगे। तो राज्यपाल भंग कर सकते हैं, और अगर विघटन या बर्खास्तगी की बात हो तो वो राज्यपाल करेंगे राष्ट्रपति से। तो एक चीज़ और अगर देखें, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 है उसके अंतर्गत, अनुच्छेद 71 ध्यान देने योग्य है यहाँ पर, अनुच्छेद 174 के तहत क्या करना है, क्या करते हैं, राज्यपाल जो है वो विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भंग करने की शक्ति वहाँ पर राज्यपाल के पास है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप अंतर समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। परिवहन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक या चतुर्मगात्मक। साथियों जो परिवहन है वो तृतीयक आर्थिक गतिविधि है एक तरह से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखें, जो प्राथमिक प्रक्षेत्र होता है, जो प्राथमिक प्रक्षेत्र होता है आर्थिक गतिविधि के अनुसार, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो कृषि हो जाएगा, पशुपालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, वन और खनन, ये महत्वपूर्ण है, ये प्राथमिक है। और अगर हम लोग यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो ये है विनिर्माण है, उद्योग, जो क्षेत्र है उद्योग है, विनिर्माण और उद्योग, ये द्वितीयक में। तृतीयक में मैंने आपको बताया, तृतीयक में आपके यहाँ पर यातायात यानी परिवहन, संचार की भी जो है संचार वो भी तृतीयक है, व्यापार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, होटल, ये सब सारी चीज़ें तृतीयक जो है आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में आती हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से एक प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन जो है क्या है वो थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। तो ये तीनों यानी नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीथीन, ये क्या है, ये तीनों जो हैं ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक हैं, यानी ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा यहाँ पर, डायटम। डायटम के माध्यम से डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित किया गया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये 11 दिसंबर, साथियों 11 दिसंबर, ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है, 1997 में क्योटो, जापान में एक जगह है क्योटो, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। एक और प्रोटोकॉल को आपको ध्यान रखना है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका आयोजन किया गया था 1989 में ओजोन क्षरण के संबंध में। ओजोन परत का जो क्षरण है उसको संरक्षित करने के संदर्भ में 1989 में इसका जो है आयोजन किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है।
तो साथियों हमने कुछ प्रश्नों को डिस्कस यहाँ पर किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आप इन प्रश्नों को एक बार और दो बार और ध्यान से पढ़ लीजिए, तो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो रोज़ाना आपको वीडियो जो है वो मिलता रहेगा। इसलिए दोस्तों आज इतने ही प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए साथियों को, ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।